लिखिए 92 से 97, 1992 से 97 तक इसका ड्यूरेशन। उन्नीस सौ 92 से 97 फोकस करके रखिए और फास्ट लिखिए, स्पीड से। ऑब्जेक्टिव था इसका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का विकास करना। लिखो चुपचाप तेजी से, बट तब भी लिखो, कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो, याद होगा तुम्हें। इसी दौरान अगला पॉइंट, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च किया था, नई अर्थव्यवस्था आर्थिक नीति। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इसी समय नई आर्थिक नीति लॉन्च किया था। इसी 5 ईयर प्लान में एलपीजी रिफॉर्म भी हुआ था, लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एलपीजी रिफॉर्म। डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन भी बना था 1996 में, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन भी बना था 1996 में, इसी मतलब इसी प्लान के दौरान। सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस मतलब सेबी एक्ट बन गया था 1992 में, इसी प्लान के अंदर। सेबी एक्चुअली में लीगलाइज्ड कर दिया गया था, पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास करके इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था। स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा किसी बॉडी को बनाना, ठीक है। अगला लिखो 9th 5 ईयर प्लान, उसका है 97 से 2002, 1997 से 2002। उसकी ऑब्जेक्टिव है हाथ तेज चलाओ, इतना स्लो मत चलाओ। 97 से 2002 कितना टाइम लग रहा है सबको लिखने में? ग्रोथ विद जस्टिस मतलब विकास किसके साथ? जस्टिस और इक्विटी, समानता के साथ विकास करना है। क्या? सतत समावेशी विकास नहीं है, वो 12 में है। समता मूलक विकास के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, समता मूलक विकास के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसका ऑब्जेक्टिव है। हिंदी में बोल रहे हैं ये कब लॉन्च हुआ? 50 साल आजादी के पूरा होने पे। 97 में 50 साल पूरे हो गए थे ना आजादी के। अगला लिख लो, इसी 9th 5 ईयर प्लान के दौरान सर्व शिक्षा अभियान भी लॉन्च हुआ था 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी भी आई थी 2000 में, इसी समय। सर्व शिक्षा अभियान
नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 वाली भी आई थी इस समय। ठीक है, अगला लिखो 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान कब से कब तक होगा? 2002 से 2007। टेंथ 5 ईयर प्लान का सबसे बेटर था, यहां पे ही एग्रीकल्चर एज अ प्राइम मूविंग फोर्स। अब तक क्या था? इंडस्ट्री था ना पहले वाले सारे प्लानों में। अब यहां पे इसी समय से एग्रीकल्चर पे मेन फोकस किया गया। एग्रीकल्चर वाज प्राइम मूविंग फोर्स। प्राइम मूविंग फोर्स मतलब प्रायोरिटी उसको दिया जाना 2002 से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कितने में क्या दिया इसका ऑब्जेक्टिव? देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। अगला 11th 5 ईयर प्लान, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या हुआ? 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तेजी से समावेशी विकास, इन फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। हाँ 11 में ऑब्जेक्टिव है उसका फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसे सी रंगराजन ने बनाया था 2007 से 2012। अगला 12वां 5 ईयर प्लान, अगला 12th 5 ईयर प्लान सी रंगराजन ने, सी रंगराजन ने 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017। अब यहां पे एक टर्म आएगा इसके ऑब्जेक्टिव में जो हर साल पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। हिंदी में इसका होगा तीव्र सतत व समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहीं पे क्वाइन आता सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों आया? उसी समय एक इन्वायरमेंट में 2012 में आप लोगों को पढ़े होंगे क्योटो प्रोटोकॉल की सेकंड मीटिंग हुई थी। पढ़ा था क्या किसी ने? 2012 में एक मीटिंग हुई थी ना, उसमें एसडीजी मिलेनियम गोल को 2015 से रिप्लेस करने की एसडीजी का उसके बाद आया था ना। उसी समय इसको कनेक्ट कर दो, इसी समय ये भी लॉन्च हो रहा है, यहां पे सतत विकास को डाला गया। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? कौन बताएगा? हाथ उठाना है। सतत विकास, सतत विकास ये होता है अभी तेजी से विकास होता है, पक्की सड़कें, शिक्षा पर ध्यान, हेल्थ बेहतर। कौन बताएगा सतत विकास? शिवांशी। गुड गुड, ताली बजाने के लिए। ट्वेल्थ 5 ईयर प्लान में एक्चुअली में इसके बाद इस पे और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं आती एग्जाम में। ठीक है, अब इसमें आपके सामने ये चीजें आ गई। फिर 2015 में ये सारे 5 ईयर प्लान कमीशन को क्या किया गया?
रिप्लेस कर दिया गया। रिप्लेस करके क्या बनाया गया? नीति आयोग। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? जिसको पता है हाथ उठाएगा। नीति आयोग का चेयरमैन शिवांगी। नीति आयोग का चेयरमैन क्या? शिवांशी। खड़े हो जाओ, इधर कोने में खड़े हो, यहाँ पे आओ, खड़े हो जाओ। बताओ, सुने आप लोग आंसर? ये हमें लगता है प्लानिंग कमीशन तो और कौन होता? प्रधानमंत्री तो होता नीति आयोग का चेयरमैन। कहाँ तुमने बोला? तुमने कुछ नहीं बोला मुझसे। बोला था सच में, मुझे तो नहीं बोला ना। मैंने पूछा नहीं पता, पता है, तुमने कुछ नहीं बोला। बैठो फिर। अब बताओ, जितना भी 5 ईयर प्लान आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, प्लानिंग का मेन पर्पस क्या था? कि सारे कंटेंट को, जितने भी हमारे इकोनॉमिक कंडीशन है, हमने कहाँ से उठाई? पहले आज़ादी से पहले हमने देखा, सारे डाटा हमारे पास आए। उसके बाद हमने ये तय किया डिबेट और डिस्कशन के थ्रू हमें कौन सा इकोनॉमिक मॉडल अपनाना है। तो हम किधर गए? मिक्स्ड की तरफ। मिक्स्ड में कुछ चीज़ें गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगा, कुछ सेक्टर प्राइवेट के लिए ओपन किए गए, कुछ सेक्टर गवर्नमेंट के लिए रिजर्व किया गया। तो रूल्स एंड रेगुलेशन बने काफ़ी टाइट कई चीज़ों के, ठीक है। और प्लानिंग में हर साल कुछ टारगेट रखे गए। कई बार वो टारगेट अचीव हुए, कई बार उस टारगेट से ज़्यादा ग्रोथ रही, कई बार उस टारगेट को अचीव हम नहीं कर पाए। कई चीज़ों पे बाद में हर्डल्स भी आई, कई बार फाइनेंशियल इश्यूज आए। जैसे 1961 में जब चाइना 1961 और 62 में इंडिया चाइना वार की वजह से, पाकिस्तान वार की वजह से, या फेमिनाइन मतलब आकार पड़ा, इसकी वजह से। अच्छा जी, क्लास लीजिए, नाम आया हो ना आया हो, आप कंफर्म कर लीजिएगा वहां जाके। तो कई बार समस्याएं भी आई इकोनॉमिक, कई बार गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज गवर्नमेंट नहीं आई, पॉलिटिकल टर्मोइल रहा, या वोटिंग प्रॉब्लम रही, बीच में इमरजेंसी भी रही, बीच में सरकारें चेंज हुई। कई बार इंटरनेशनल लेवल के भी दबाव ये पड़े, जैसे गल्फ वार हुआ या इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिनेरियो खराब हुआ। इन सब से क्या हुआ? हमारी इकोनॉमी की जो प्लानिंग होती थी, उन सब पे अनफोर्सीन कंडीशन की वजह से क्या होगा? समस्याएं होंगी। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए, कई बार आप प्लान किए स्टडी की, आपने सोचा कि एक हफ्ते हम इतना पढ़ेंगे, प्लान करते हैं ना, आपने प्लान किया, उसके बाद क्या हुआ? आप बीमार पड़ गए बीच में 2 दिन। तो क्या वो प्लान एग्जीक्यूट पूरी तरह से हो पाएगा? या कोई दोस्त आ गया ऐसा आपके घर पे, या कोई रिश्तेदार आ गया जहां पे आप पढ़ते हैं, या घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई, एक्सटर्नल फैक्टर भी। इंटरनल फैक्टर हुआ आपका अपना कुछ लॉस हुआ, मतलब आपकी अपनी प्रॉब्लम आई, या आप कुछ प्रॉब्लम, तबीयत खराब हुई, या लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से होंगे यहाँ पे? आपके कोई रिश्तेदार आ गए, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से कोई डिस्टर्बेंस, तो प्लान में समस्याएं आ जाएंगी ना एग्जीक्यूट होने में, इस तरह। और कई बार ऐसा है फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉब्लम आ जाए, उस समय भी समस्याएं आएंगी। तो इसी तरह जब प्लानिंग की जाती है, जैसे घर की इकोनॉमी प्लान की जाती है कि ये बच्चों का, जैसे पूरे साल का अगर किसी ने टारगेट अपना खाका तैयार किया घर का, तो क्या करेगा? हर चीज़ों को टारगेट करेगा, बच्चों की फीस देनी है, इनमें खर्च होना है, ये घर बनवाना, वो बनवाना। कई बार देखते हो लोग घर बनवाने का प्लान करते हैं, लेकिन घर बनवा नहीं पाते हैं। कुछ अनफोर्सिन कंडीशन आ जाती हैं सामने, एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स, नहीं हो पाता एग्जीक्यूट, या कई बार विल पावर वीक पड़ जाए, या घर में पता चले सबके बीच में एकता ना हो, कुछ डिफरेंसेस पैदा हो जाए, जहाँ ज़्यादा लोग जॉइंट फैमिलियाँ रह रही हों, वहाँ सब डिफरेंसेस, इस सब की वजह से भी, इस सब का भी उस प्लानिंग पे फर्क पड़ता है ना। सेम कंटेक्स्ट अब हम कहाँ ले जाएंगे? कंट्री के कंटेक्स्ट में।
तो इन सब की वजह से क्या वो सारी चीजें हमारे सामने, कई समस्याएं अभी भी रह गई ना। जितनी समस्याएं टारगेट की जाती थी हर साल, क्या उन समस्याओं को पूरी तरह से इराडिकेट, मतलब पूरी तरह से निस्तारित किया जा पाता था क्या? नहीं किया जा पाता था ना। तो कहीं ना कहीं इस सारे प्लान्स को और इस प्लानिंग बनाने के सिस्टम को, पूरे स्ट्रक्चर को, इवन प्लानिंग कमीशन को हमें इवेल्युएट करने की जरूरत थी कि नहीं? इवेल्युएट करने की जरूरत है, मतलब उसको, इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्यों ये चीजें नहीं हो पा रही हैं, प्लानिंग में कहाँ कमी हो पा रही है। अगर हम प्लानिंग इस हिसाब से करें, मान लिया 1 हफ्ते की हमने स्टडी प्लान की, हम अपना टारगेट इस हिसाब से सेट करेंगे, मान लिया कोई समस्या आती है तो भी हम ये चीज इस दिन ज्यादा कर लेंगे, इस दिन ज्यादा कम कर लेंगे, तब भी हमारा टारगेट अचीव होना चाहिए। टारगेट अचीव, जब हमारी तबियत ठीक है, जब कोई डिस्टर्बेंस, उस दिन हम ज्यादा खींच देंगे पढ़ाई। और जिस दिन कोई आ गया, मान लिया वो टाइम अगर हमारा कहीं यूटिलाइज हो जा रहा, टाइम वेस्ट हो जा रहा, तब भी हम कहीं टाइम और कहाँ यूटिलाइज करके उन चीजों को गेट करेंगे। तो इस तरह की जब हम प्लानिंग करते समय सारे रिस्क फैक्टर और सारे अनफोर्सिन कंडीशन वाली समस्याएं भी ध्यान में रख के प्लान बनाएंगे, तो हमारा प्लान ज्यादा टारगेट को अचीव करने की ओर बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा ना। हर चीजों पे रैशनल डाटा के साथ, आपके एक्सपीरियंस भी उसमें, मान लिया पहले अपने आपने प्लानिंग किया, आपको नहीं समझ में, आपने बहुत आइडियल प्लान बना दिया, पूरा आइडियल प्लान बनाया कि हम 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद 14 घंटे पढ़ेंगे, फिर पता चल रहा है कि रात में नींद भी लेनी है। भाई 14 घंटे डेली आप पढ़ रहे हो, तो आप सोओगे कब? आप अपने दिमाग को आराम कब दोगे? आप वो सब चीजों पे ध्यान नहीं दिए, और जब टाइम टेबल इंसान बनाता है ना, तो लगता है 24 के 24 घंटे वो पढ़ ही डालेगा। वो एक एक 6 बजे सोना है, 8 बजे उठ, मतलब 11 बजे सोना है, 6 बजे उठ जाएंगे या 4 बजे उठ जाएंगे, कई लोग बनाते हैं प्लान। फिर उसके बाद 4 बजे, 6 बजे से उठ के 10 बजे तक कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, मतलब बीच में कोई वो नहीं, इन्हें कोई मतलब नहीं, एकदम मशीन बना दिए हैं कि ऐसे बटन दबाया, हम ऑन होके ये चीज करेंगे। ऐसे ऐसे टाइम टेबल बनाते हो ना सब लोग, स्कूल में भी बनाते हो कि अभी भी। तो जब प्लान बनाए आप लोग, तो आपको ये एक्सपीरियंस, जब पहले हफ्ते प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो आपको ये एक्सपीरियंस आया कि भाई प्लान में कुछ अनफोर्सिन कंडीशन भी आती है, कुछ अपनी कंडीशन भी समझनी है कि भाई हमें प्लान एग्जीक्यूट, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारे सामने क्या समस्याएं आती हैं, ये चीजें पता होनी चाहिए ना। आपको ये होश आया ना, 1 हफ्ते की प्लानिंग आपने किया, और आप क्या किए? बीच में सो गए, बीच में 4 दोस्तों से गप्पे भी लड़ाने हैं, अब लेकिन आप पढ़ने की कोशिश तो किए कई बार, लेकिन पता चल रहा आज फॉलो नहीं हो पाया, कल फॉलो होगा, कल नहीं फॉलो हो पाया, परसों करते हैं, परसों नहीं नरसों करते हैं। और किसी भी दिन, मुझे लगता है 14 घंटे का जो टाइम टेबल बना था 15 घंटे का, उसमें से 2 घंटे भी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। उसका रीजन बहुत आइडियल प्लानिंग होना, प्रैक्टिकल और अपनी कैपेबिलिटी का ध्यान ना रखना, अपने अगल बगल सिनारियों का ध्यान ना रखना, उनको मैनेज कैसे किया जाए, हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना करना। हुआ कि नहीं? अगर आपको यहां पे पता रहे हमारी कैपेबिलिटी 8 घंटे की अच्छी प्रोडक्टिविटी वाली है, अच्छी प्रोडक्टिविटी वाली है, हम कुछ टॉपिक लेते हैं, अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं दिन भर के, तो अगर हम बीमार भी पड़ते हैं हफ्ते भर में किसी दिन, तो उसको हम किसी दिन और कवर कर लेंगे। अब 8 घंटे का आपने टारगेट रख दिया, ठीक है, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को, बाकी टाइम सोए, खाए, एंजॉय किए, अपना पढ़ाई किए। लेकिन किसी दिन अगर हमारा वेस्ट हुआ, तो अगले दिन हम 12 घंटे उसको कवर कर देंगे शिफ्ट में, वो टाइमिंग भी है ना। और वो चीजें प्लानिंग की कहां से आ रही हैं? आपके एक्सपीरियंस से। आपका माइंड लेवल किस लेवल का है, स्ट्रांग किस चीजों को आपको कवर कराना है। तो आपको जब लॉन्ग टर्म चलना है, किसी चीज का डेवलप कराना है, तो आपको प्लानिंग के एक्सपीरियंसेस को भी मर्ज करना पड़ेगा ना। हमेशा आप उठा के टारगेट आप फिक्स कर दीजिए कि 10 किताबें हम पढ़ डालेंगे हफ्ते भर में, तो क्या ये इजी है? आपने टारगेट तो रख दिया, रीडिंग सिर्फ नहीं लगानी ना, उसको समझना भी है। आपने दिन भर पढ़ा इकोनॉमी बुक, मान लिया हम कह रहे हैं इतने दिन से इकोनॉमी बुक पढ़ो, इकोनॉमी बुक पढ़ो, अभी लेकिन 4 पे आप लोग सोचते हैं बस पतली सी किताब है, एक दिन में खींच देंगे जब भी पढ़ेंगे, जबकि एक चैप्टर भी नहीं पढ़ रहे हैं। 5-6 क्लास हो गई, अभी तक 1-2 चैप्टर भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा।
अगर प्लानिंग ढंग से होती, यहाँ से जाके अपनी चीजें रिवाइज करो, 10-15 मिनट आधे घंटे टाइम लगेगा जो कॉपी पे लिखाया गया। उसके बाद आपकी जो बुक है, घटना चक्र की किताब है, उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक किए कैसे आ रहे हैं, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, तो चीजें आपको मेमोराइज हो जाएंगी ना। आज का वर्क कंप्लीट मुश्किल से 1-1.5 घंटे का काम भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग, जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा था, या उसमें जो प्रॉब्लम्स थी उसको देखना, और वर्ल्ड में क्या सिनेरियो चल रहा है उन डाटा को देखना, उस हिसाब से प्लानिंग को अगर एडजस्ट किया जाए तो प्लानिंग के टारगेट को अचीव करना आसान है या टफ? आसान हो जाएगा ना। तो प्लानिंग में फॉल्ट होने पे, प्लानिंग में बहुत से डाटा और इंग्रेडिएंट जो होते हैं आपके लाइफ के, एक तो आपको रिसोर्सेज पता होने चाहिए, आपके प्लानिंग कैपेसिटी कितनी आप देख सकते हो, कितना लोगों को, एक्सपीरियंसफुल लोगों को प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में क्यों लगाया जाता है? इसीलिए क्योंकि उनको ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स आती वो भी पता होनी चाहिए ना। एकदम आइडियलिस्टिक हार्ड एंड फास्ट कमांड देने पे तो नहीं चलेगा ना, मशीन नहीं है ना ह्यूमन सिस्टम। जब इतने लोगों को मैनेज करना है, इतने लोगों का डेवलपमेंट करना है, तो बहुत सी 50 तरह की दिक्कतें भी तो आएंगी। उन दिक्कतों को कैसे मिनिमाइज करके प्लानिंग करनी है। आप ये तो नहीं कह सकते कि इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी इसलिए हम पढ़ नहीं पाए, उसमें लॉस किसका है? आपकी लाइफ से मैं कनेक्ट करके आपकी प्लानिंग समझा रहा हूं, मैं देश की प्लानिंग समझा रहा हूं। ये मत इसी सोच में मत डूब जाइएगा कि हमारे लिए बोल रहे हैं। मैं आपकी अपनी प्लानिंग से रिलेट किसे कर रहा हूं? देश की प्लानिंग में कैसे समस्याएं आती हैं, आ रही है ना। तो जो प्लानिंग में समस्याएं हुई, उन समस्याओं को दूर करने के लिए उस बॉडी को रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी ना। ऐसा तो है नहीं हम एक फिक्स ढर्रे पे चलते रहें, इस साल ये हुआ अगले साल हम ये टारगेट रख देंगे, 4 लोग 10 लोग बैठ के कमेटी में। तो कहीं ना कहीं होल बॉडी को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की भी जरूरत थी, क्योंकि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी था, गरीबी भी बहुत ज्यादा थी, बीमारी, हेल्थ सिस्टम पे, एजुकेशन सिस्टम, कोई चीज सुधर नहीं रही थी, पॉपुलेशन बहुत एक्सप्लोजन फॉर्म में बढ़ रही है ना। तो इन सब चीजों को, और रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, चीजें सामने जो आती जा रही हैं इनको भी ध्यान में रखना प्लानिंग में। इन सबको ध्यान में रखते हुए कई चीजों को क्या करना पड़ेगा, फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट या कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ आना पड़ेगा टाइम के साथ, और टाइम के साथ चेंजेस होने चाहिए ना चीजों में। इकोनॉमी तो लिविंग डॉक्यूमेंट भी है, और यही संविधान भी अपना बनाया गया एक लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट पढ़ते हो ना, क्या होता है लिविंग डॉक्यूमेंट? लिविंग डॉक्यूमेंट वो जीवित, जीवित है, अजीवित है। मतलब क्या हुआ? मतलब जीवित बोले तो अपने जीवन में आपको काम करना है पर्यावरण के लिए, हानिकारक तो नहीं है। संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट की हिंदी यार, समयानुसार इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। बेंच ऑफ डॉक्यूमेंट समयानुसार इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। बेंच ऑफ डॉक्यूमेंट ये ब्रिटेन का है। सुना करो पहले क्या बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाए इसको ध्यान से आत्मसात करो। बेंच ऑफ डॉक्यूमेंट अलग चीज, मतलब जो परंपरा चली आ रही है, परंपराएं अलग बात है बेटा। यहाँ पे हम कह रहे हैं समय के साथ चेंजेस होने की, ठीक है। लिविंग डॉक्यूमेंट हुआ कि समयानुसार आप अपने, गार्डियन फिलॉसफी भी यही कहती है ना, समय के अनुसार जो चेंज नहीं होगा वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा समाज में। समय के अनुसार आप अपने आप को चेंज नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपके अंदर रिजिडिटी आ जाएगी ना। आप अपने से यंग जनरेशन या अपने से अपर जनरेशन को समझने के लिए आपको समयानुसार ढालना पड़ता है। अभी भी कई बार चीज़ों को आपको लगता होगा, आपके फादर या आपके बड़े भैया जो आपके से बड़े होंगे, लगता होगा अरे ये लोग किस जनरेशन की बातें कर रहे हैं। कई चीज़ों में अगर वो अपने आप को ढालेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे, तो उनको आपसे कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगी, आपको उनसे कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगी। तो समयानुसार चेंज करनी पड़ती है ना चीज़ें। जैसे टेक्नोलॉजिकल चीज़ें, लोग सीखने में देखा जाए, मिडिल एज ग्रुप जो 50+ है उनको दिक्कत होती है ना। तो उसमें क्या होता है, क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है या उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। कई लोग हैं जो अडॉप्ट करते जाते हैं समय के साथ, सीखने की क्षमताएं सब में ऑलवेज रहती हैं। साइंटिस्ट कब तक 60-70 साल में नोबेल पाते हैं,
होता है कुछ चीज में, मतलब कुछ लोगों को देखते हैं उनका दिमाग उस जो दिमाग को ऑलवेज यूज करता रहेगा, जिसके अंदर विल पावर, मैंने कहा था चेंजेस को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी। आप अगर चेंज होना चाहेंगे समय के साथ, तो आप में चीजें रहेंगी ना। आप रिजिड हो जाएंगे तो आप में क्या चीजें एक्सेप्टेबिलिटी होगी? नहीं होगी ना। बहुत सी चीजों, किसी भी, आप अपने से नीचे जनरेशन को देखो, आप लोगों को लगेगा क्या होता है, एक समाज में हमेशा एक कहावत होती, हमारा समय बड़ा अच्छा था। यही कहते हैं ना, हर एक एज ग्रुप लगभग। कहते हैं कि नहीं, ये जनरेशन हमारे बचपन में ये होता था, ऐसा होता था। क्या है, ये लोग एक्चुअली में चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सबका बचपन उसी तरह था लगभग, बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत अंतर है। कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ें नहीं, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, कुछ चीज़ों में नहीं थी। कभी फाइनेंशियल कंडीशन लोगों की उतनी अच्छी नहीं थी, अब फाइनेंशियल कंडीशन और सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं। और लगभग थॉट प्रोसेस और डेवलपमेंट देखोगे, लगभग सबका खुरापात एरिया वही है। सब लोग शरारतें किए हुए हैं, सभी लोग हर तरह की चीज़ें किए हुए हैं। किसी किसी लोगों पे, कुछ लोगों पे जिम्मेदारियां जल्दी आ गई हैं, तो उनका बचपन एक्चुअली में छिन गया। तो जब बचपन छिन जाएगा किसी का, बचपन से ही जिम्मेदारी आ जाए किसी बच्चे पे, 10-12 साल 14 साल का हुआ, उसके घर पे जिम्मेदारी उसकी आ गई, तो वो बचपन की चीज़ें जब जी नहीं पाएगा, जब वो फ्री होगा या बड़े एज पे जाके, बच्चों को सब कुछ सेटल करने के बाद जब जिम्मेदारी हो, तब उसके अंदर वापस वो बचपन क्या होगा, वो इमोशंस वापस बैक होते हैं। कई बार देखा होगा, कई बार लोग कहते नहीं, ये देखो ये इस एज में ऐसी हरकत कर रहे हैं, होता है ना। कई बार देखो, अपने घर में ही हम लोग मम्मी पापा या अपने बड़े पापा या किसी चाचा ताऊ सबको देखते हैं, तो वो सब अगर उन जनरेशन को देखें कि वो लोग जो शरारतें जैसे होती हैं, जो इमोशंस आप सप्रेस किए होते हो, वो इमोशंस बाद में भी निकलते हैं ना। तो एज एक्चुअली में, जो हम लोगों का एज बैरियर कहा जाता है, इस एज में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, अगर आप यहाँ पे बैरियर लगा दोगे, तो आप लाइफ को एक जो ढंग से जीने को कहा जाता है प्लान्ड वे में, आप जी नहीं पाओगे। आपको कभी ना कहीं भी हर एक चीजों को अपने खुले वे में जीना ही पड़ता है। बहुत आइडियलिस्टिक फ्रेम में चले जाइए तो भी आपको समस्याएं हो जाएंगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करेंगे तब भी समस्याएं हो जाएगी। हर चीज में कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है, ये भी और लेकिन इसका ये मतलब ये भी नहीं कि हम उधर वर्क ना करें अच्छा बनने की तरफ। वर्क करना है, लेकिन जो अपने हाथ में चीजें हैं, इसी तरह प्लानिंग पे ही फोकस करना। प्लानिंग में चीजें जो रिफॉर्म पॉसिबल हैं वो करने ही पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि इतना जो 5 ईयर प्लान आए, 12 5 ईयर प्लान, उस समय समस्याएं रह गई। क्या क्या समस्याएं रह गई, किस किस फील्ड में? डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करो, डिफरेंट सेक्टर्स के डाटा उठाओगे ना, करंट डाटा तो मिल जाएगा आपको। आर्थिकी आती है घटना चक्र की, उसमें मिल जाएगी, या कोई इकोनॉमिक मैगजीन उठाओ उसमें मिल जाएगा। तो आपको क्या दिख जाएगा? रोड पे वर्क करना रह गया, हॉस्पिटल, एजुकेशन, फूड, गरीबी, शिक्षा, सारे सेक्टर्स में तो प्रॉब्लम चल रही है ना। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करना भी समस्याएं आ रही हैं। कई बार सरकारें चेंज हो रही हैं तो डिफरेंट टाइप की स्कीमों में समस्याएं आ रही हैं लॉन्च करने में। तो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम तो हमें लगाना पड़ेगा जिससे ये समस्याएं दूर हो सकें। अब समझे आप लोग प्लानिंग में कहाँ कहाँ क्या कमियां रह जाएंगी, क्या क्या चीजें देखनी है। अभी तो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, कब से कब लॉन्च हुआ, और उसका कुछ बेसिक चीजें देख ली, कब कौन कौन सी स्कीमें लॉन्च की गई। इससे आपको ये प्लानिंग का ओवरऑल बेस समझ में आ रहा है, सक्सेस कैसे कैसे चीजें एक एक स्टेप वाइज चीजें आगे बढ़ रही हैं। पहले आपने क्या उठाया? आज़ादी से पहले के डाटा, एक आज़ादी से पहले की इकोनॉमिक कंडीशन, फिर आप उसके ऊपर प्लानिंग करेंगे, आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, कैसे उसको यूटिलाइज करना है आगे चल के, किन किन चीज़ों को हमें यूज करना है। अब उस पर आपने वर्क किया। उसके बाद अब आएंगे जो हमने पॉलिसियां लागू की, उसको इवेल्युएशन करेंगे, क्रिटिसिज्म या कहो हेल्दी क्रिटिसिज्म करेंगे, और एग्जामिन करेंगे। सबसे बेटर टर्म एग्जामिन करेंगे कि भाई इसमें ये चीज लागू की गई लेकिन उसमें समस्याएं कहाँ आई, करेंगे ना। तो वो जो समस्याएं आएंगी आप नोट डाउन करोगे, फिर उसको रिजॉल्व करने के लिए अगली प्लानिंग में कुछ चीजें आप नई ले आओगे, इनोवेशन ले आओगे। कई टेक्नोलॉजियां बाद में आई जो उस समय नहीं थी, कई इनोवेशन, कई चीजें बाद इन्वेंशंस होते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजियां बाद में इन्वेंशन हुई है ना। अब जैसे 5G 4G मोबाइल, ये सब कब आए हैं? बहुत बाद में आए हैं।
ई गवर्नेंस सिस्टम अब जो लागू किया जा रहा है, इसीलिए तो लागू किया जा रहा है। तो अब आगे रिफॉर्म भी होंगे। एक तो ग्रीन रिवॉल्यूशन होगा बीच में रिफॉर्म। ग्रीन रिवॉल्यूशन 66-67 में किसके लिए? फूड स्कार्सिटी को कम करने के लिए, क्योंकि उस समय अकाल पड़ा था इंडिया में। रोलिंग प्लान कब लागू किया गया था? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। रोलिंग प्लान गुड। बाकी लोग कॉपी पलट के नहीं देखे? क्यों नहीं देखी कॉपी पलट के? रोलिंग प्लान देखो, लिखा है मैंने कॉपी। अच्छा, बोल रही थी, तुमने क्यों नहीं देखा? रोलिंग प्लान देखो, लिखवाया गया है। क्या नहीं कर रहे हो? रोलिंग प्लान लिखवाया गया है। ये क्या लिखे हो? जनता गवर्नमेंट आई थी ना, तो तुम बोल क्यों नहीं रहे थे रोलिंग प्लान कब से कब? अच्छा, हाथ तो उठाना चाहिए। हाथ बोलो, हाथ। ठीक है। उस बीच में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति हिंदी में कहते हैं। क्या 66-67 में? हाँ, मैं 66-67 की ही बात कर रहा था। मैंने तो रोलिंग प्लान क्वेश्चन पूछा था। 66-67 में ही क्या आया? हरित क्रांति। इंडिया में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? MS स्वामीनाथन। और वैसे वर्ल्ड लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग ना। और मैक्सिकन राइस और व्हीट था, वही हाइब्रिड फॉर्म में यहाँ पे यूज किया गया। ठीक है, वो हाइब्रिड था और उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती थी प्रोडक्शन के फॉर्म में। और उस समय केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत यूटिलाइजेशन हुआ। हम ओवरव्यू दे रहे हैं, बाकी आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में चाहिए तो वो बुक्स में लिखे हैं। आप इसलिए फोकस करके सुन लीजिए, या तो लिख लीजिए पॉइंट जो बोल रहे हैं, जो लग रहा है इंपॉर्टेंट वो लिख लीजिए। ग्रीन रिवोल्यूशन में सिंचाई, इरिगेशन पे, फर्टिलाइजेशन यूज पे, केमिकल फर्टिलाइजर्स, और स्पेशली गेहूं और चावल के हाइब्रिड बीजों पे ज्यादा फोकस किया गया। ये पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, इन सब जगहों पे ज्यादा यूज किया गया इनका, ग्रीन रिवोल्यूशन का। ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के बाद इंडिया में फूड प्रोडक्शन, फूड स्कार्सिटी की कंडीशन काफी सुधर गई, खत्म हो गई लगभग। बाहर से हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ा खाद्यान्न। तो ये जो हम टारगेट प्लानिंग में रखते थे आत्मनिर्भरता की, किसी एक सेक्टर में आत्मनिर्भरता की कंडीशन हमारी फुलफिल हुई ना। इरिगेशन का बहुत ज्यादा यूज हुआ, ट्यूबवेल लगे, बहुत से नलकूप लगे, बहुत से नहरों का निर्माण हुआ उस समय। और केमिकल फर्टिलाइजर्स बाहर से जो इंपोर्ट हुए, या इंडिया में प्रोडक्शन इंडस्ट्रियां बनी बहुत सी, और साथ में आपके हाइब्रिड गेहूं और चावल यूज किए गए। अब इस ग्रीन हरित क्रांति में समस्याएं भी आएंगी ना। हरित क्रांति में जो समस्याएं आएंगी, लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होने से बहुत ज्यादा केमिकल्स किस में आएंगे? फूड सिस्टम में। फूड सिस्टम से किसके में आएंगे? ह्यूमन में। तो कई बार तरह की डिजीज, एलर्जी, ये सब चीजें पैदा होंगी। बहुत ज्यादा इरिगेशन का मिसमैनेजमेंट होने से ग्राउंड लेवल वाटर डिटेरियोरेट होगा, जमीन की सैलिनिटी बढ़ जाएगी, जमीन खराब होगी, फर्टिलाइजर्स यूज करने से सॉइल की प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी ना। कई तरह की और डिजीज भी पैदा होंगी, क्योंकि हाइब्रिड सीड्स का बहुत ज्यादा एक्चुअली में रिसर्च नहीं हो पाया था कि ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट क्या है। अब तो कई तरह की और भी आ गई, अब तो फोर्टिफिकेशन भी होता है फूड का। ठीक है, ये ग्रीन रिवोल्यूशन में कुछ समस्याएं भी हुई हैं इस तरह की। अब हम पहले पॉइंट वाइज किसकी लिखेंगे, 5 ईयर प्लान में क्या क्या प्रॉब्लम्स रह गई थी उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे ग्रीन रिवोल्यूशन के कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। फिर उसके बाद पहुंचेंगे कहां पे,
91 के रिफॉर्म पे एलपीजी, ठीक है। शॉर्ट कमिंग ऑफ पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान्स। शॉर्ट कमिंग मतलब प्रॉब्लम्स, शॉर्ट कमिंग मतलब क्या समस्याएं थी, पंचवर्षीय योजनाओं से क्या पूर्ति नहीं हो पाई, जो अब तक मैंने इतनी देर से बताया एग्जामिन करने को। समझे आप लोग? किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? समस्या किसी को कोई चीज ऐसी समझने में? तो फिर लिखो अपने आप पॉइंट, जब याद आ गया सबको लिखो पॉइंट सब लोग अपने। इतनी देर से बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, तो क्या क्या 5 ईयर प्लान में क्या क्या समस्याएं रह गई? बोले भी तो थे पॉइंट। लिखो सब लोग पॉइंट, फिर अभी उसमें एडिशन हम करवा देंगे। फिर तुम लोग क्या पॉइंट नहीं लिए, लिखो फटाफट लिखो। लिखो क्या क्या समस्याएं रह गई, आगे नीति आयोग क्यों आया तब पता चलेगा। दिमाग लगाओ, फास्ट पॉइंट ही लिखो, चाहे हमें नहीं पता। यार इतनी देर से बेटा आप क्यों नहीं लिख रहे हो? पेज ले लो किसी से, 2 पेज लो, लिखो आप पहले, खाली मत बैठो। क्लास में आए हो तो 2-3 पेज ले लो किसी से। ये किसने रखा है यार? नहीं पता किसी को? किसने रखा है ये चीज, गंदगी फैलाई? कुछ आइडिया है तुम लोगों को? ये जामुन खा के किसी ने रखा हुआ है कुछ है? क्या क्या लिख लिया? बीजेपी सरकार आने पर पुरानी सरकार के नाम बदलकर योजना आयोग को नीति आयोग कर। पहली बात, पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं देना है, हमने यही सब ये सब बताया है हमने। हम अभी किसी एक को खड़ा करके पूछेंगे क्या लिखा है, 5-6 पॉइंट बता दे रहे हैं, लिख लो, अपना दिमाग चलाओ सब लोग। इतनी देर से लेक्चर दिए, क्या दिए हम? क्या और क्या ओवरऑल जितनी 5 ईयर प्लानिंग क्यों समस्याएं रह गई, क्या बची रह गई? लिखे 5 पॉइंट तो सिर्फ लिखना है यार फटाफट। इतना टाइम लगा रहे हो तुम लोग यार, कैसे लिखोगे उसमें एग्जाम में? जो सबसे अच्छे पॉइंट लिखेगा उसको एक डेयरी मिल्क मिलेगी। टैबलेट दिलवा दो सर। तुम ना टैबलेट दिलवा दो गवर्नमेंट से। टेस्ट में परफॉर्म करना चालू करो तो अरेंज देखा जाएगा फिर। लिखो पॉइंट लिखो। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा थी है,
इवन सारे 5 ईयर प्लान के बाद। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं सुधरी बहुत ज्यादा, बजट भी बहुत कम अलॉट किया जाता था, गरीबी बहुत ज्यादा थी या है, 21.9% कुछ ऐसे गरीबी है उनके अनुसार, तेंदुलकर कमेटी के अनुसार। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पीक लेवल पे, उतना सुधार नहीं हुआ है हर जगह। पार्टिसिपेशन औरतों का बढ़ा है क्या? अब तो धीरे धीरे इंप्रूव हुआ, लेकिन उस पेस से नहीं बढ़ पाया जितना 70 साल में होना चाहिए था। 5 ईयर प्लानिंग में कई चीजों पे फोकस तो कम किया गया ना। किसी का ऑब्जेक्टिव रहा क्या जेंडर पैरिटी? इक्वलिटी रहा, लेकिन स्पेशल फोकस कभी जेंडर पे तो नहीं रहा है। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कम फोकस होना, कुछ 0.6% ऑफ जीडीपी का ही अलॉट होता है अब तक बजट में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस नहीं हुआ। एक्सपोर्ट निर्यात का विकास बहुत ज्यादा नहीं हुआ। अब इन सबके डाटा आपको खोज के लिखने पड़ेंगे। हम अभी जनरल पॉइंट आपको लिखवा दे रहे हैं एक समझ के लिए, ठीक है? आप डाटा इसके खोजिएगा, इस समय कितना एक्सपोर्ट होता है हमारे यहां से, जेंडर पैरिटी मतलब क्या, जेंडर में कौन कौन से डाटा चाहिए, ये सब हमने करंट में एक्चुअली में लिखवाए जाते हैं, ये सब जब करंट पढ़ाया जाता है, ठीक है? क्योंकि चेंज होते रहते हैं डाटा। और क्या क्षेत्रीय लेवल पे हर जगह विकास बराबर है क्या? क्षेत्रीय लेवल पे डिस्पैरिटी नहीं है, किसी क्षेत्र का विकास ज्यादा है, किसी क्षेत्र बहुत पीछे है, ये भी एक रीजन हो गया। यस, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम, रेड टेपिज्म की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से। यस, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं हुई, आधे से ज्यादा चिल्ड्रन क्या है, माल न्यूट्रिशन है, मतलब पोषक तत्वों की कमी है। रैम्पेंट करप्शन, भ्रष्टाचार, पॉलिसी पैरालिसिस, पॉलिसी पैरालिसिस टर्म सुनते हो ना? गवर्नेंस इशू, बीच में आया था बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट वो होता है जो देश से हम व्यापार बाहर देशों के साथ करते हैं, फिर अपने देश मतलब व्यापार करते हैं, उसका एक अकाउंट मेंटेन होता है पुराना, उसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो वही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है, ठीक है? बाकी इसका एक चैप्टर है, जब पढ़ाएंगे तो और चीजें क्लियर कर देंगे। अभी जो बार बार टर्म आ रहा है इसलिए हमने ये चीज डिफाइन कर दी आपको इन जनरल वे में, ठीक है? तो अब बताइए, अब आपके सामने डाटा आ गए, इसके इन चीजों के डाटा अगर आपके सामने आ जाएंगे तो फिर से आप प्लानिंग में कुछ चीजें स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की तरफ बढ़ेंगे कि नहीं? बढ़ेंगे ना? समस्याएं फाइंड आउट करेंगे, कहां पे रह गई समस्याएं। अब जैसे ई गवर्नेंस लागू किया जा रहा है, डीबीटी, जन धन, जैम पोर्टल, कौन सा है जैम पोर्टल का फुल फॉर्म? कौन बताएगा? हाथ उठाओ सब लोग। जैम पोर्टल का, JAM, जैम पोर्टल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैम का फुल फॉर्म बताना है। तुम हाथ उठाओ बस, पता जैम का फुल फॉर्म बताना है। JAM नहीं पता, चुप रहो। तो किसको पता है जैम का? JAM, JAM गवर्नमेंट एजेंसी, JAM है, JAM। डीबीटी का बेसिक पार्ट है ये, किसको नहीं पता? किसी को नहीं पता यार? जनधन, आधार, मोबाइल, यार इतना न्यूज में आता रहता है ये चीज, तुम लोग को ये नहीं पता है?
डीबीटी में यही 3 चीज तो यूज हो रही है ना। जनधन अकाउंट हो गया, बैंक का, आधार, आधार से कनेक्ट हो रहा है, मोबाइल पे मैसेज आता है। क्या एग्जाम में ऑब्जेक्टिव लगाओगे? तुम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हो यार। क्या ये चीजें तो पिछले साल भी पढ़ाया था मैंने यार। डीबीटी ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट, टारगेटेड बेनिफिट ट्रांसफर, इतनी जल्दी भूल जाते हैं क्या? एनपीसीआई करती है काम सर, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कोई योजनाएं हैं जैसे कि यूपीआई, भीम, उससे यहाँ ठीक है, वो सब इसके पार्ट हैं। यार आगे तो ये सब में एक्चुअली में नई नई स्कीमें लॉन्च करके क्या करप्शन कम होगा ना, पॉलिसी का एग्जीक्यूशन नीचे तक जाएगा, सब्सिडीज का ट्रांसफर हो जाएगा नीचे तक। 2007 के पॉलिसी, चुप रहो, जो पूछा जाता है वो नहीं बताते हो, याद आ गया एकदम। तुमको कुछ नहीं याद आता, जब पूछा जाता तब तुम्हारे कुछ नहीं बता पाते हो, अननेसेसरी के टॉपिक से हटके क्वेश्चन करते हो। टॉपिक पे बेटा फोकस रहो, टॉपिक पर जो चीजें पढ़ाई जाए उसको पहले याद करने की कोशिश करो। जैम का एडवर्टाइज न्यूज़पेपर में आता है कि नहीं? सुना होगा जैम, हर जगह प्रधानमंत्री के स्पीचेज में जैम हर जगह है। जेएम याद आया सबको कि नहीं? जितने लोग पुराने या नए, कभी सुने हो नाम नहीं ये चीजों के? जैम पोर्टल बहुत आता है ना। तो इन चीजों को लागू किया जा रहा है ना, अब लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा रही, स्किल्स भी डेवलप किए जा रहे हैं, एजुकेशन पे भी बजट बढ़ाया गया, हेल्थ सेक्टर पे बजट बढ़ा दिया गया, हर जगहों पे बजट इंक्रीज किया जा रहा है। इन सब की चीजों के सोल्यूशन के लिए प्लानिंग कमीशन को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करके क्या किया गया? नीति आयोग बना दिया गया। पहले एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करती थी इसी में, उसको भी भंग कर दिया गया। इन सब रिफॉर्म के थ्रू क्या किया गया? अगला प्लान बनाए गए देश को डेवलप करने के लिए। जरूरत रहती है कि नहीं, समय समय पे चेंजेस होने चाहिए ना प्लानिंग में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बीच में क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले पे या एलपीजी रिफॉर्म पे चलते हैं, ठीक है। पहले एलपीजी रिफॉर्म लिखते हैं। अब जितने ये पॉइंट हमने लिखवाए हैं, इस पॉइंट के डाटा आप लोग खोज लीजिएगा एक बार, और किताबों से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सारे पॉइंट पे जितना डिस्कस किया उससे क्लियर हो गई चीजें, आपको समझ में आई। अब चीजें क्या करनी है, अब आपको अपनी तरफ से अपना ऐड ऑन करना, अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब मुझे पूरा पैराग्राफ नहीं लिखवाने का टाइम है मेरे पास। गवर्नमेंट को रिफॉर्म करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये चल रहा था क्या? उदारीकरण, निजीकरण,
ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा? क्या हुआ? अब इसके पीछे की हिस्ट्री क्या होगी? 1991 यहां पे क्या होता है? बीओपी क्राइसिस। यार तुम जो है ना, कल इन दोनों की ब्लैक इंक ले आना, हम पैसे दे देंगे, ठीक है? इसमें डालने वाली है ना, और इन दोनों में ब्लैक इंक डाल देना सुबह जब आ जाना सब में, और ब्लू इंक भी ले आना, ठीक है? जो भी पैसे लगते हैं तुम बता देना वहाँ पे, या उसका मुझे वो व्हाट्सअप कर देना QR कोड, ठीक है? जो भी होगा बता देना। ब्लू और ब्लैक की, ठीक है? 1991 में, इससे पहले क्या है? 91 के पहले 1989 में गल्फ वॉर चलता है। कोई और थी क्या? एक मार्कर और था कोई? तुम रख लेना फिर। मैं काम नहीं कर अपना मार्कर लिखाइए भारी है। नहीं, मेरे पास अपना मार्कर है जो सूखा हुआ है। खाली में नींद लाएंगे अपना यूज करेंगे, रोज में खत्म कर देंगे। चलो ठीक है, मार्कर ले आते हैं फिर। भूल जाते हैं यार, ले आएंगे मार्कर। नहीं चल रहा है यार। नाइनटीन 89 में पहले गल्फ वार होता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इंडिया क्रूड ऑयल का इंपोर्टर सबसे ज़्यादा था, और उस समय बहुत सी चीज़ों पे हमारे यहाँ, इंडिया देश जब आज़ाद हुआ, देश के अंदर बहुत से फियर्स थे हमारे पास कि बाहर से कंपनियां आती हैं, यहाँ पे जो हमारा निवेश बढ़ा था, जो ब्रिटिश के हम गुलाम बने थे, वो कैसे बने थे? व्यापार के थ्रू ही व्यापार आया यहाँ पे औपनिवेशिक होता था। औपनिवेशिकवाद जो फैला, यहाँ पे आके कॉलोनियां, कंपनियां पहले बिजनेस करने के पर्पज से आई, उसके बाद हमारे यहाँ पूरे फाइनेंशियल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। लेकिन इसी सब डर से, ये जो आपका आज़ादी के पहले वाले डर थे, उसके हिसाब से एक्चुअली में जब हमारे देश आज़ाद हुआ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें गवर्नमेंट हाथ में और कुछ हाथ क्लोज सेक्टर, एक तरह से क्लोज इकोनॉमी के फॉर्म में बनाया गया कि बाहर से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, अभी हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। एक फोकस था ना प्लानिंग का, आत्मनिर्भरता, हर चीज़ फील्ड में हमें क्या करना है? सेल्फ रिलायंस बनना है। सेल्फ रिलायंस में क्या हुआ? बहुत से रोक टोक लगा दिए गए बाहर से बिजनेस पे, बट हमें तो क्रूड ऑयल तो इंपोर्ट करना था ना बाहर से, उसके लिए हमारे पास फॉरेन एसेट होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, फॉरेन करेंसी में लेन देन। और फॉरेन करेंसी में लेन देन कब तक हो सकती है? जब तक उसका स्टॉक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा हमारे यहाँ से, फॉरेन करेंसी आएगी कहाँ से? और उसका दाम बहुत बढ़ जाए तो फॉरेन करेंसी का जो स्टॉक होगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा हमारे पास बाहर से तेल मंगाने के पैसे भी नहीं बचेंगे। दूसरा, जब बाहर की कंपनियां नहीं आएंगी तो क्या नई नई टेक्नोलॉजियां हमारे पास आएंगी? नहीं आएंगी।
इंडियन कंपनियों में मोनोपोली बहुत सी चलेगी, गवर्नमेंट की मोनोपोली चलेगी, या प्राइवेट सेक्टर की जो एक दो कंपनियां रहेंगी उनकी मोनोपोली चलेगी। तो क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज में सुधार होगा? बहुत खराब सर्विसेज रहेंगी, ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज्यादा, रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा बोलबाला रहेगा, करप्शन बहुत पीक पे रहेगा, कोई इनोवेशन के चांसेस क्या होंगे? बहुत कम होंगे। जब तक आप कंपटीशन नहीं लाओगे मार्केट में, जब तक मार्केट आप ओपन नहीं करोगे, नई इनोवेटिव चीजें मार्केट में नहीं आएंगी, क्योंकि आपने सारी इकोनॉमी को क्लोज कर रखा है पूरी। अब पूरी इकोनॉमी को जब क्लोज किया हुआ है तो बाहर से इनपुट आ नहीं रहा है। यहाँ की जो कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां नीचे वालों को दबा दे रही हैं, सब